द 26 अप्रैल को यूएस ने 3 इंडियन कंपनीज पर बैन लगा दिया था, जिन पर इल्लीगल ट्रेड करने के गंभीर आरोप थे। इन सैंक्शंस का मकसद था उन कंपनियों की एक्टिविटीज को रोकना जो यूएस की ट्रेड पॉलिसीज के खिलाफ काम कर रही थीं। इसके बाद मई महीने में एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा सामने आया जब इंडिया और ईरान 2003 से रुका हुआ चाबहार पोर्ट का डील साइन करने की तैयारी में थे। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे इंडिया को ईरान और सेंट्रल एशिया के मार्केट्स तक आसान एक्सेस मिलेगा। इस डील से इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक फायदा होने वाला था, लेकिन यूएस ने इस डील को लेकर अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की और इंडियंस पर फिर से सैंक्शंस लगाने की थ्रेट दी। यूएस की चिंता थी कि यह डील उनके रीजनल इंटरेस्ट्स और सैंक्शंस पॉलिसी के खिलाफ हो सकती है। यूएस चाहता है कि ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस पूरी तरह से लागू हों और कोई कंट्री या कंपनी ईरान के साथ ऐसे डील्स न करे जो सैंक्शंस को कमजोर करें। लेकिन इंडिया ने इस बार यूएस की बात को नजरअंदाज किया और द 24 मई को चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट को सक्सेसफुली साइन कर दिया। ये कदम भारत की फॉरेन पॉलिसी में उसकी स्वतंत्रता और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को दिखाता है। इंडिया ने साफ कर दिया कि वह अपने रीजनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को लेकर किसी एक्सटर्नल दबाव में नहीं आएगा। यह एग्रीमेंट सिर्फ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का संकेत है। यूएस के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटी दी और अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर एक मजबूत और इंडिपेंडेंट स्टांस अपनाई। इस तरह के मूव से इंडिया अपने फील्ड में एक मजबूत ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। लेकिन एक मिनट, ये तो वही यूएस है ना जिसके पिछले 3 प्रेसिडेंट्स ने इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाई और ग्रेट फ्रेंड बताया था। अमेरिका ने हमेशा से इंडिया को एक मजबूत पार्टनर माना है और दोनों कंट्रीज के बीच डीप रूटेड फ्रेंडशिप को सम्मान दिया है। कई बार ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ये कहा गया कि अमेरिका कैन बी इंडियाज बेस्ट पार्टनर क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज के बीच वैल्यूज और इंटरेस्ट्स काफी अलाइन करते हैं। अमेरिका ने ये भी माना है कि वह इंडियन पीपल का फेथफुल और लॉयल फ्रेंड रहेगा। ये रिलेशनशिप सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच गहरा कनेक्शन है। यूएस और इंडिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स में से एक माना जाता है। ये पार्टनरशिप कई ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा देती है। दोनों देश मिलकर रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस के लिए काम कर रहे हैं। तो भले ही कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पर डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन ओवरऑल यूएस इंडिया रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म और मजबूत अलायंस के रूप में देखा जाता है, जो आने वाले दशकों में और भी मजबूत होगा। ये दोस्ती और पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है और ग्लोबल स्टेज पर उनकी पोजीशन को मजबूत करती है। तो आज आखिर वही यूएस अपने सबसे क्लोजेस्ट एलाई इंडिया पर इतने सारे सैंक्शंस क्यों लगा रहा है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठता है। हम इंडियंस ने ऐसा क्या किया कि यूएस इंडिया से अपने रिलेशंस को खराब करके $120 बिलियन के ट्रेड को खतरे में डाल रहा है? यूएस की स्ट्रैटेजी में अब थोड़ा बदलाव आया है। वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी सुप्रीमेसी और इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाए रखने के लिए स्ट्रिक्टर पॉलिसीज अपना रहा है, खासकर उन कंट्रीज के खिलाफ जो यूएस के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से हटकर अलग रास्ते अपना रही हैं। इंडिया के अग्रेसिव स्टेप्स जैसे कि ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डील पर जाना, यूएस की पॉलिसीज के खिलाफ जाना
इसे वो अपनी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के तौर पर देख रहा है। यूएस चाहता है कि उसके एलाइज उसकी बात सुने और उसके साथ अलाइंड रहें। लेकिन इंडिया ने अपनी सॉवरेंटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दिखाते हुए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चुना है। अब बात आती है कि क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस फ्यूचर में इंडिया के लिए बैकफायर हो सकता है? बिल्कुल, हमें ईरान की एग्जाम्पल से सीखनी चाहिए। ईरान ने भी यूएस की वार्निंग्स को इग्नोर किया और सैंक्शंस की वजह से उसकी इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो गई। इंडिया अगर बिना सही प्लानिंग और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग के अग्रेसिव पॉलिसीज अपनाता रहा तो उसे भी इसी तरह के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए अब समय है कि इंडिया और यूएस दोनों अपने डिफरेंसेस को समझें और डायलॉग के जरिए रिलेशंस को मजबूत करें, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना ही दोनों के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए जरूरी है। बिना समझदारी के किसी भी कदम से फ्यूचर में दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और स्मार्ट डिप्लोमेसी ही हमारे लिए बेस्ट रास्ता। लेकिन यार, अगर आप अभी ग्लोबल सिचुएशन देखोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है। आज के टाइम में कई ऐसे देश हैं जो यूएस की बातों को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया अकेली कंट्री नहीं है जो यूएस के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। अगर आप थोड़ी नजर दूसरी कंट्रीज की पॉलिटिक्स पर डालो तो पता चलेगा कि पहले जो कंट्रीज यूएस के लिटरल पपेट्स हुआ करते थे वो अब धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंट स्टांस ले रहे हैं। फ्रांस इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। साल 2018 में फ्रांस ने साफ कह दिया था कि हम यूएस के एलाई जरूर हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हैं। इसका मतलब ये था कि वे अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करेंगे, बिना यूएस के दबाव के। अब रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान तो फ्रांस ने इतना तक कह दिया कि अगर रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक भी कर दे तो वे रशिया के खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे। ये बात तब की है जब फ्रांस नेटो का मेंबर है और नेटो आमतौर पर यूएस के गाइडेंस में ही चलता है। ये क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल पावर्स के बीच बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है और हर कंट्री अपनी सॉवरेंटी को ज्यादा महत्व दे रही है। यूएस की डोमिनेंस अब पहले जैसी नहीं रही और बाकी कंट्रीज भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस ले रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, जहां ट्रेडिशनल अलायंसेस और लॉयल्टीज में भी बदलाव आ रहा है। ऐसे में इंडिया जैसे बड़े देश का भी अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पर ध्यान देना और इंडिपेंडेंट रहना जरूरी हो जाता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में कहा है कि उनकी कंट्री रशिया पर स्ट्राइक नहीं करेगी, भले ही मॉस्को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करे यूक्रेन के खिलाफ। यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनली फ्रांस यूएस का स्ट्रॉन्ग एलाई माना जाता रहा है, लेकिन अब वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। यूएस का दूसरा बड़ा एलाई यूके भी अब चाइना की तरफ मूव कर रहा है। यूएस के ऑब्जेक्शंस के बावजूद यूके ने चाइनीज कंपनी हवाई को अपने देश में 5G टेक्नोलॉजी टेंडर देने का फैसला किया है, जो यूएस के लिए चिंता की बात है क्योंकि वो हवाई को सिक्योरिटी रिस्क मानता है। इसके अलावा जूलियन असेंज का केस देखें, जो एक अमेरिकन प्रिजनर है और पिछले 6 सालों से यूएस उसकी एक्स्ट्राडिशन मांग रहा है, लेकिन यूके गवर्नमेंट अब तक उसे यूएस को नहीं सौंप रही है, जिससे ये साफ दिखता है कि यूके भी कुछ हद तक यूएस के डिमांड्स को ओपनली चैलेंज कर रहा है। अब इजराइल की बात करें तो हिस्टोरिकली इजराइल यूएस का सबसे क्लोज एलाई रहा है
और दोनों देशों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। लेकिन अब इजराइल भी यूएस की बात बिल्कुल नहीं मान रहा है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक और बड़ा शिफ्ट दर्शाता है। इस सब का मतलब साफ है कि अब ट्रेडिशनल अलायंसेस जैसे यूएस फ्रांस, यूएस यूके और यूएस इजराइल में क्रैक्स आने लगे हैं। कंट्रीज अब अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं और यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज कर रही हैं। ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बड़ा बदलाव है और आगे आने वाले समय में इससे कई नए जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में यूएस ने इजराइल को एक बड़ा थ्रेट दिया था कि अगर वह गाजा पर अटैक करेगा तो यूएस इजराइल को आगे वेपन्स सप्लाई नहीं करेगा। यह एक बहुत ही अनयूजुअल और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, क्योंकि ट्रेडिशनली यूएस ही इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। लेकिन इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बिल्कुल काउंटर कर दिया कि कोई बात नहीं, हम नाखून से भी वॉर लड़ लेंगे, लेकिन हम यूएस की मदद नहीं लेंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये कहना साफ था कि इजराइल अब यूएस के भरोसे कम और अपनी ताकत पर ज्यादा विश्वास कर रहा है और फिर भी नेतन्याहू ने यूएस की धमकी के बावजूद गाजा पर अटैक करना कमिट किया। इजराइल के अलावा मिडिल ईस्ट में यूएस के पुराने एलाई सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने भी यूएस को इकोनॉमिकली हर्ट करने की धमकी दी है। ये संकेत है कि मिडिल ईस्ट में यूएस की इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रही है और उसके एलाइज भी अब खुलकर यूएस के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं। इसी बीच चाइना ने तो ग्लोबल पावर गेम में कई कदम आगे बढ़ते हुए साउथ चाइना सी में यूएस के नेवी शिप्स को सीधे कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया है। चाइना का यह अग्रेसिव मूव दिखाता है कि वह सिर्फ रीजनली नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी यूएस की डोमिनेंस चैलेंज कर रहा है। तो देखा जाए तो अब यूएस के ट्रेडिशनल एलाइज धीरे धीरे उससे दूरी बना रही हैं और चाइना जैसी बड़ी ताकतें यूएस को ओपन तौर पर टक्कर दे रही हैं। ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव है जो आने वाले सालों में बहुत बड़ा असर डालेगा। यूएस की ग्लोबल सुप्रीमेसी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और दुनिया में पावर बैलेंस में नए प्लेयर्स तेजी से उभर रहे हैं। तो अगर आप ग्लोबल डायनामिक्स को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि आज कई देशों में यूएस के खिलाफ काफी नफरत और विरोध बढ़ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक समय ऐसा भी था जब ये सारे देश यूएस की हर बात को एक लॉ की तरह मानते थे और यूएस के डायरेक्टिव्स को बिना सवाल किए फॉलो करते थे, जैसे इजराइल, यूके और सऊदी अरेबिया ने 1990 के दशक से लेकर कई सालों तक मिडिल ईस्ट में यूएस के साथ मिलकर आईएसआईएस और अल कायदा जैसे डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म करने के लिए पूरी तरह से सीक्रेट इंटेलिजेंस शेयर किया था। ये देश सच में यूएस के लिए उस रीजन में आंख और कान जैसे थे, मतलब यूएस की हर एक्टिविटी और प्लान में उनकी फुल सपोर्ट थी। इसी तरह चाइना ने भी यूएस को अपने शिनजांग प्रोविंस में एक इलेक्ट्रॉनिक लिसनिंग स्टेशन बनाने की परमिशन दी थी ताकि यूएस वहां से अपने स्ट्रैटेजिक राइवल रशिया पर नजर रख सके। ये साफ दिखाता है कि पहले यूएस और इन पावरफुल देशों के बीच कितनी गहरी और मजबूत कोऑपरेशन थी। यूएस ने भी उस समय इन देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइनेंशियल एड्स दिए थे, जिससे उनकी इकोनॉमीज को स्टेबलाइज किया जा सके, उन्हें ग्रो किया जा सके और ग्लोबल मार्केट्स में उनका पोजीशन मजबूत हो। यूएस ने अपने एलाइज को इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक दोनों तरह से सपोर्ट किया ताकि वो अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स अचीव कर सके। लेकिन अब जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें ये पुराने स्ट्रॉन्ग टाइज धीरे धीरे टूटते नजर आ रहे हैं और रिलेशनशिप्स काफी बदल गए हैं। कई पुराने एलाइज अब यूएस की बातों को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं और अपनी खुद की पॉलिसीज और अलायंसेस पर फोकस कर रहे हैं।
यही वजह है कि आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स काफी कॉम्प्लेक्स, अनप्रेडिक्टेबल और मल्टीपोलर हो चुकी है। यूएस अब दुनिया का अकेला डोमिनेंट पावर नहीं रहा, बल्कि कई कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से नई स्ट्रैटेजीज अपना रही हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबल पावर बैलेंस अब पहले जैसा नहीं रहा और फ्यूचर में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है उसकी वजह थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि जब कोई कंट्री बहुत ज्यादा पावर में आ जाती है तो उसकी अपनी ही पॉलिसीज और एक्शंस अक्सर उसके डाउनफॉल का कारण बन जाती हैं। यूएस के केस में भी यही हुआ है। कई सालों तक यूएस ने एक तरह से दोहरे चेहरे वाला रोल निभाया। एक तरफ तो उसने अपने एलाइज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एड्स दिए, उनकी सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मदद की, लेकिन दूसरी तरफ वहीं से अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कई कवट और ओवर्ट तरीके अपनाए। ये नकाब ओढ़े हुए चेहरे ने धीरे धीरे यूएस के पुराने दोस्तों के बीच डिस्ट्रस्ट पैदा किया, क्योंकि जब कंट्रीज ने महसूस किया कि यूएस की मदद के पीछे छुपा हुआ एजेंडा है और वही यूएस उनके अपने हितों के खिलाफ भी काम कर रहा है, तो उन्होंने यूएस के खिलाफ अपनी स्टांस मजबूत करनी शुरू कर दी। ये सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री सपोर्ट की बात नहीं है, बल्कि यूएस के फॉरेन पॉलिसीज और उसकी यूनिलैटरल डिसीजंस ने भी कई बार ग्लोबल पार्टनर्स को नाराज किया। यूएस ने कई बार ऐसे मूव्स किए जो एलाइज के इंटरेस्ट्स के खिलाफ गए, चाहे वो ट्रेड वॉर्स हो, सैंक्शंस हो या फिर जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए दूसरे देशों की सॉवरेंटी को चैलेंज करना हो। इन सब चीजों ने यूएस की क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचाई। तो कुल मिलाकर ये शिफ्ट इस वजह से हुआ कि यूएस ने खुद अपने पुराने पार्टनरशिप्स को वीक कर दिया और अब ये देश अपने हितों के लिए खुद को ग्लोबल लीडरशिप से अलग कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जो पावरफुल कंट्रीज थी, जैसे इंडिया, फ्रांस, चाइना, सऊदी अरेबिया, इजराइल, वे अब यूएस के डायरेक्टिव्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रही और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज बना रही हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस की अपनी ही गलत नीतियों और स्ट्रैटेजीज ने उसे उसके पुराने एलाइज से दूर कर दिया है और ग्लोबल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है।